हेलो स्टूडेंट्स, विश्वदीप सर फ्रॉम पाल मैथ्स। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे आज हाउ टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मीन सीएफ। तो इस लेक्चर को देखने के बाद तुम्हारा जो भी सीएफ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आएगा बुक्स में या एग्जाम में, हर एक प्रॉब्लम तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहले थोड़ा ज्ञान ले लेते हैं जो सीएफ क्या है, क्यों फाइंड करें हम लोग, तो किसका सॉल्यूशन है और एक कौन सा काम पे आता है। थोड़ा बहुत ज्ञान ले लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन मैं ले रहा हूँ, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहा हूँ, इससे अच्छा होगा समझने में। तो मान लो ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने एक लिखा यहाँ पे। तो दिस टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे लिखे हैं, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं, ये अभी सेकेंड ऑर्डर है तो दिस इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन with constant coefficients। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक डेफिनेशन है, थोड़ा बोल लेते हैं, अच्छा नहीं लगे तो स्किप कर देना। तो यहाँ पे देखो, इस सेकेंड ऑर्डर की क्यों है तो तुम्हें मालूम है, इसका जो डिफरेंशियल हाईएस्ट डिफरेंशियल है वो सेकेंड ऑर्डर है, और हाईएस्ट डिफरेंशियल का जो पावर होता है दिस इज कॉल्ड डिग्री। तो यहाँ पे देखो, हर एक डिग्री, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो हर एक डिग्री 1 है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड लीनियर। ओके, इसके लिए इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अभी और एक चीज़ है यहाँ पे, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे देखो, दो कोफिशिएंट मैंने लिखा है यहाँ पे, P एंड Q, दिस आर कांस्टेंट्स। ओके, कांस्टेंट मतलब ये 2, 3 ऐसा कुछ होगा। ओके, वेरिएबल नहीं होगा। वेरिएबल होगा तो ये जो मेथड है यहाँ से हम लोग सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन जो रहता है हम लोगों का, तो यहाँ पे कांस्टेंट ही रहता है। एंड द राइट हैंड साइड, यहाँ पे अच्छी तरह से देखो, ये Rx वाला जो पार्ट है, तो इट मे बी फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, कांस्टेंट भी होता है और जनरली फंक्शंस ऑफ x भी होता है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट कोई एक चीज़ यहाँ पे रहेगा राइट हैंड साइड में। तो और थोड़ा यहाँ पे नॉलेज हम लोगों को चाहिए। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, तो दिस मीन्स जनरल सॉल्यूशन जो होता है इसका, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो देखने में ऐसा होता है, y इक्वल टू सी एफ मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, तो यही सब कुछ है। तो जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसको मिला के वो जनरल सॉल्यूशन हम लोग को मिलता है। अभी बात है हम लोगों का सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो सी एफ पार्ट है, ये सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम ज़ीरो कर दे, मीन्स d2y dx2 प्लस p dy dx प्लस qy इक्वल टू 0। तो इसका जो सॉल्यूशन आता है, ओके, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन आता है, द सॉल्यूशन ऑफ दिस, solution of this, इसका जो सॉल्यूशन होता है उसको ही हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है तो राइट हैंड साइड में जो भी मान लो Rx वाला जो टर्म्स होगा उसको तुम जीरो कर लेना है। ठीक है, तो और एक बात भी मैं बोलना चाहता हूँ, तो राइट हैंड साइड को जीरो करके जो इक्वेशन हम यहाँ पे लिखे, तो दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। मान लो इक्वेशन 1 है, ठीक है, और इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 क्या हो गया? इक्वेशन 2 इज द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 1। सो Rx वाला टर्म्स मीन्स जो Rx वाला टर्म्स है ये ज़ीरो कर ले तो इक्वेशन 1 जो है हम लोगों का, तो दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन। 1 बिकम्स होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है,
सो आर एक्स को 0 कर दे तो हम लोग को जो इक्वेशन मिलेगा वो यही इक्वेशन आएगा। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब हम निकालते हैं तब राइट हैंड साइड में कोई भी टर्म्स हो उसको तुम्हें 0 कंसीडर कर लेना है, और 0 कंसीडर करेंगे तो जो इक्वेशन आएगा दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, राइट हैंड साइड में 0 रहेगा तो तुम्हें 0 करना नहीं पड़ेगा, और नहीं 0 नहीं रहेगा तो उसको तुम्हें 0 कर लेना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन का होमोजीनियस इक्वेशन जो है उसका जो सॉल्यूशन आता है दिस इज कॉल्ड CF। ओके, उसका जो सॉल्यूशन मिलता है हम लोगों को दिस इज कॉल्ड CF। तो ये हो गया CF का डेफिनेशन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है CF को हम लोग कैसे निकालें। ठीक है, तो उसके लिए ज्ञान नहीं, एक प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम लेके जहाँ अटक जाएंगे वहाँ जाके फिर से ज्ञान देंगे। तो एक प्रॉब्लम लेके स्टार्ट करते हैं। चलो, तो मान लो एक क्वेश्चन ले लिया, फाइंड द CF ऑफ, एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं d2y dx2 प्लस 2 dy dx प्लस y इक्वल टू e⁻²x। मान लो ये इक्वेशन लिए। ठीक है, तो इक्वेशन तो हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका राइट हैंड साइड में एक टर्म्स भी मैंने लिया है, राइट हैंड साइड में भी मैंने एक टर्म्स वहाँ पे कंसीडर किया है। तो CF फाइंड करेंगे, और वो वाला जो PI वाला जो पार्ट है, PI मिलता है, वो RX वाला जो टर्म्स है उसके लिए PI मिलता है। तो PI के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी CF के डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलो इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसका एक ट्रायल सॉल्यूशन कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, ट्रायल सॉल्यूशन इसका नहीं, इसको रिड्यूस करने के बाद जो ये होमोजीनियस इक्वेशन आता है इसका एक ट्रायल सॉल्यूशन हम लोगों को कंसीडर करना पड़ता है। तो हम लोग ये वाला ट्रायल सॉल्यूशन लेते हैं। लेट y इक्वल टू e⁻mx, जहाँ पे m बीइंग ए पैरामीटर बी ए ट्रायल सॉल्यूशन ऑफ। सो ऑफ बोल के अभी हम लोगों को जो लिखना है वो इक्वेशन नहीं लिखेंगे, उसको रिड्यूस करके जो इक्वेशन आएगा वो लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग दो काम कर सकते हैं, पहले तो गिवन इक्वेशन बोल के जो इक्वेशन है उसको लिख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऑफ रिड्यूस इक्वेशन ऑफ 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रायल सोल्यूशन ऑफ, मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 कर लेता हूँ। सो d2y dx2 प्लस 2 dy dx, दिस इज नॉट द गिवन इक्वेशन, इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं, वो इक्वेशन होता है। तो इसका एक हम लोग ट्रायल सोल्यूशन कंसिडर कर ले, व्हिच इज ऑफ द फॉर्म e⁻mx, y इक्वल टू e⁻mx। तो m का वैल्यू हमें निकालना है, तो m का वैल्यू से ही उसका जो जनरल सोल्यूशन है वो आ जाएगा। ठीक है, तो एक के बाद एक करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। सो देन अभी यहाँ पे एक चीज़ देखो, एक थोड़ा नॉलेज लेना पड़ेगा, उसके बाद जाके हम कर पाएंगे। तो थोड़ा नॉलेज यहाँ पे और ले लेते हैं, बोले तो ज्ञान थोड़ा ले लेते हैं, उसके बाद आंसर पे आते हैं। तो अभी मैंने क्या लिया, यहाँ पे y इक्वल टू e⁻mx, इसको एज ए ट्रायल सोल्यूशन कंसिडर किए। तो तुम्हें डेरिवेटिव करना आता है, मान लो इसको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किए, d2y dy dx फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किए तो इसको मिलेगा हम लोगों को m इंटू e⁻mx। अभी दूसरा टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिलेगा m² e⁻mx। अभी ये जो इक्वेशन है हम लोगों का, ठीक है, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ पे जाके ये सारे वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, मीन्स d2y dx2 के प्लेस में a बिठा दो, ठीक है, एंड dy dx के प्लेस में a बिठा दो। तो एक चीज़ तुम यहाँ पे ऑब्वियसली ऑब्जर्व कर सकते हो कि e⁻mx तुम्हारा एक कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे रह रहा है तुम्हारा m², सेकेंड वाला टर्म्स में 2m, एंड देन तुम्हारा वहाँ पे 1 a रह रहा है, दिस इज इक्वल टू, और कुछ नहीं रहेगा, दिस इज इक्वल टू 0।
अभी देखो e टू द पावर mx, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वहाँ पे m का वैल्यू जो भी मान लो m 0 है, 1 है, 2 है, जो भी बिठाओगे, ये पहले वाला जो टर्म्स है दिस इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0. ओके, दिस इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0. अभी दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो फर्स्ट वाला नॉट इक्वल टू 0, तो सेकेंड वाला क्या होगा, सेकेंड वाला मस्ट बी 0. तो सेकेंड वाला जो इक्वेशन यहाँ से मिलेगा हम लोगों को, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो यहाँ पे हम अभी लिखेंगे. Then the auxiliary equation becomes okay, so this equation is called auxiliary equation. इसको हम a dot e भी बोलते हैं, auxiliary equation. in short तुम भी यूज कर सकते हो a dot e. so auxiliary equation क्या हो जाएगा, वो वाला m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0. तो इसके लिए भी एक शॉर्टकट है, हम लोग ऐसे याद रखते हैं. तो ये वाला जो इक्वेशन है इसको तुम्हें तो फाइंड करना है, सॉल्विंग टेक्निक में ही आता है. तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाला नेक्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे और नहीं डिराइव करेंगे, जो सेकेंड ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है इसको m स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, जो फर्स्ट वाला डेरिवेटिव टर्म्स है उसके m से रिप्लेस करेंगे. तो मान लो तुम्हारा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें तुम्हें फोर्थ ऑर्डर वाला डेरिवेटिव टर्म्स है, तो उसको तुम्हें m टू द पावर 4 से रिप्लेस करना पड़ेगा. मान लो थर्ड ऑर्डर वाला कोई डेरिवेटिव टर्म्स है, उसको m क्यूब से रिप्लेस करना पड़ेगा, एंड सो ऑन. ऐसे ही होता है. ठीक है, बहुत इजी है, इसको वन लाइन पे ही हम लोग लिख सकते हैं. ये राफ वाला जो कैलकुलेशन दिखा है इसको नेक्स्ट टाइम तुम्हें करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ समझाने के लिए ये कैसे वर्क करता है इसको. तो एक बार तुम्हें समझ में आ जाएगा तो ये तुम्हें राफ नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, ये पहले बार कर रहे हो इसलिए ये बोला. अभी क्या है, यहाँ से m का वैल्यू आएगा. ठीक है, तो ये तो इजी इक्वेशन लिया था, यहाँ से मुझे m का वैल्यू मिल रहा है m इक्वल टू -1, -1. तो दोनों वैल्यू आ गया -1, -1. ठीक है, अभी डिपेंडिंग ऑन दिस m, सो m का वैल्यू जो आया है वो वहाँ पे कंसिडर करने से ही हम लोगों का जो सोल्यूशन है वो आ जाएगा. ठीक है, तो पहले मैंने यहाँ पे बोला जो जनरल सोल्यूशन होता है वो CF प्लस PI होता है. तो और इसका जो सोल्यूशन आएगा दिस इज कॉल्ड CF. तो यहाँ से हम लोगों को जो सोल्यूशन मिलेगा वो हम लोगों को CF मिल जाएगा. ठीक है, अभी m का वैल्यू आ गया है, अभी थोड़ा ज्ञान और लेना पड़ेगा, तो थोड़ा ज्ञान ले लेते हैं. तो एक टेबल तुमको बना देते हैं, वो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा. यहाँ पे वैल्यूज ऑफ m लिखते हैं और दूसरा साइड में मान लो यहाँ पे लिखते हैं जो CF होगा वो क्या होगा. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो मैं तुम्हारे साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. ओके, यू कैन यूटिलाइज दिस फॉर एनी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. एक बार सेकेंड ऑर्डर आ जाए, सेकेंड ऑर्डर बहुत अच्छा है समझने के लिए, एक बार सेकेंड ऑर्डर आ जाए तुम इसके बाद थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन इजीली कर पाओगे. ठीक है, नहीं होगा तो कमेंट पे लिखना, जैसे सर नहीं हो रहा है आप क्या पढ़ा है. ठीक है, तो लिखना. ठीक है, देखता हूँ कैसे नहीं होता है. तो सेकेंड ऑर्डर वाला समझ में पहले आना चाहिए. तो सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा, ये जो m का जो इक्वेशन आ रहा है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आएगा. इसका मतलब क्या है, m का दो वैल्यू हम लोगों को मिलेगा. तो दो वैल्यू कैसे हो सकता है, मीन्स मान लो m का वैल्यू तुम्हारा अल्फा ऐसा आ सकता है. दिस मीन्स रियल एंड सेम इसको मीन कर रहे हैं, तो ऐसा आ सकता है. तो इन दिस केस तुम्हारा जो इसको 1 से YC लिखते हैं. सो हम लोग YC से भी CF को डिनोट करते हैं, तो उसका जनरल सोल्यूशन मीन्स y इक्वल टू YC प्लस YP ऐसे भी लिखते हैं. मीन्स यहाँ पे जो y इक्वल टू CF प्लस PI लिखे थे ना, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं y इक्वल टू YC प्लस YP. सेम नोटेशन से मीनिंग रखता है. YC मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. तो YC आ जाएगा तुम्हारा C1 प्लस C2 इंटू जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इंटू e टू द पावर अल्फा x. इसका डेराइवेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, लीनियर अलजेब्रा से आता है. जिन लोगों को लीनियर अलजेब्रा आता है तो वो बुक से देख लेना, तुम्हें आ जाएगा समझ में इसका डेराइवेशन. बाकी लोग ऐसे ही याद रखो, तो प्रॉब्लम ही करना है तुम्हें. और एक चीज़ क्या हो सकता है, m का वैल्यू मान लो अल्फा बीटा रियल एंड डिस्टिंग आ सकता है, रियल एंड डिस्टिंग.
So in this case, yc will be c1 e to the power alpha x plus c2 e to the power beta x. c1 c2 are arbitrary constants. और लास्ट केस और एक पॉसिबल है जो m का वैल्यू मान लो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा कॉम्प्लेक्स आ सकता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में रहता है तो उसको सॉल्व करने में m का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा था, अभी बात किए, तो वहाँ से m का वैल्यू अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा ऐसा मिल सकता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मीन्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यहाँ पे सिर्फ कॉम्प्लेक्स लिख दिए। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखो, तुम्हारा जो yc आएगा वो e टू द पावर अल्फा को ले लेना है, अल्फा एक्स c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। तो इसका डिराइवेशन पे नहीं जाते, तुम सिर्फ ये टेबल को याद रखो, प्रॉब्लम तुम्हारा हो जाएगा। और जिसको डिराइवेशन चाहिए वो तो बुक्स में होता है, सिंपल लीनियर अलजेब्रा का एप्लीकेशन है, तो ऑब्वियसली वो समझ में आ जाएगा। तो इस लेक्चर का मोटिवेशन नहीं है जो कैसे आता है, तो तुम्हें और एज ए रूल मैंने ये लिख दिया, तुम्हें याद रखो, हो जाएगा, हर एक प्रॉब्लम हो जाएगा। सो अभी क्या हुआ, अभी देखो हम लोगों के पास m का डिफरेंट वैल्यू के लिए एक सिचुएशन यहाँ पे है, ठीक है। तो m का वैल्यू, मेरा जो प्रॉब्लम था, तो यहाँ पे मेरा जो सिचुएशन है वो क्या है, m का वैल्यू रियल एंड सेम आ रहा है। तो यहाँ पे देखो रियल एंड सेम आएगा तो हम लोग yc इक्वल टू ए वाला पैटर्न में लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया सोल्यूशन, ठीक है। तो और एक लाइन लिखने से हो जाएगा, therefore CF इज, तो CF होगा C1 प्लस C2 x होल इंटू ई टू द पावर माइनस x, where C1 C2 are arbitrary constants। ठीक है, तो यही रिक्वायर्ड CF है। तो m का वैल्यू निकालना है, उसके बाद ये जो ज्ञान दिया, ये जो टेबल तुमको दिया, तो यहाँ से तुमको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि कैसे आ रहा है m का वैल्यू, एंड तुम्हें CF लिख देना है, ठीक है। तो ये ज्ञान तुम्हें अच्छा लगे, समझ में आया, तो एक रेड वाला, ग्रीन वाला और ब्लू वाला कोई भी एक लाइक करो, कोई भी एक लाइक कर सकते हो, और बस इस चैनल को सब्सक्राइब होना चाहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अभी बात क्या है, ये सर ये जो प्रॉब्लम दिखाया है तो समझ में आ गया, तो इससे क्या हर एक प्रॉब्लम होगा, तो मेरा गारंटी है हर एक प्रॉब्लम होगा, तुम करके देखो, ठीक है। क्या होगा, तुम यहाँ पे सॉल्व करके आओगे, m का वैल्यू निकालोगे, तो m का वैल्यू तो m का जो क्वाड्रेटिक आएगा या क्यूबिक आएगा, जो भी इक्वेशन आएगा, m का वैल्यू तो निकलना, वो तो तुम्हारा बचपन का मैथ्स का एक्सरसाइज है, वो क्लास 9-10 में तुम सीखे हो। तो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक जैसे भी आओ, वैनिशिंग मेथड वगैरह जो भी तुम्हें मेथड आता है, वहाँ से तुम m का वैल्यू निकाल लो। एक बार तुम m का वैल्यू निकाल लो तो उसके बाद CF तुम इजीली लिख सकते हो यूजिंग दिस टेबल, ठीक है। ये टेबल में तुम्हें जो नॉलेज दिया उससे हो जाएगा। तो अभी तुम्हारा एक क्वेश्चन आएगा, सर आपने तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाया और बुक्स में तो 4th ऑर्डर 5th ऑर्डर ऐसा है, और एग्जाम में हम लोगों का 3rd ऑर्डर 4th ऑर्डर आता है, तो हम लोग कैसे करें। तो बहुत ईजी है, तो उसके लिए तुम एक काम करो, मैं तुमको एक टक्स दे रहा हूँ। मान लो m का वैल्यू तुम्हारा अल्फा, अल्फा बीटा माइनस बीटा, बीटा अल्फा प्लस माइनस बीटा, एंड अल्फा प्लस माइनस बीटा, एंड अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। मान लो एक m का वैल्यू किसी ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके ये वैल्यू आ गया, ठीक है। तो कितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, जितना वैल्यू है काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 13 ऑर्डर। सो दिस इज 13 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्व करके तुम वैल्यू ले आओगे, ये तुम्हें प्रॉमिस करना है, और उसके बाद उसका आंसर हो जाएगा, वो मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। तो एक काम करो, तुम कमेंट में इसका जो CF आएगा वो लिख के दो, ठीक है। तो इसका CF तुम लिख पाओगे तो 100% ग्रांटेड है कि तुम्हें जो भी प्रॉब्लम 3rd ऑर्डर 4th ऑर्डर जो भी प्रॉब्लम होगा उसका CF 100% तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, तुम पहले ट्राई करो इसका CF कैसे लिखे,
तो यही वाला टेबल से पूरा नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करके तो देखो, नहीं होगा तो कमेंट में लिखना जैसे नहीं हो रहा है, और जो भी तुम्हारा आंसर है वो भी तुम कमेंट में लिखो, मैं करेक्ट कर दूंगा, सही आंसर जो होगा मैं बोल दूंगा। और नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो में और एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे हो रहा है, इतना वैल्यू रहेगा m का तो CF कैसे लिखे। तो पहले तो सेकेंड ऑर्डर वाला सीखो ठीक से, ठीक है, उसके बाद इसको ट्राई करके देखो। एक बार ये लिख दोगे तो मैंने तुमको अभी बोला जो तुम्हारा हर एक प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे या ना लगे वीडियो को लाइक करो। ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलता है, तुम लोगों को भी मिलता है, मुझे भी मिलता है। और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। स्टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। ओके, थैंक यू एवरीवन।